हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। ये बोहर का सिद्धांत कमियां कर लिया था, कॉम्पटन इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था। देन फ्रेंड ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम अभी मैंने नहीं करवाया है, लेकिन मैंने इसको भी छोड़ दिया है। मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इससे पहले हम ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी फाइनल ईयर्स के लिए, तो देन हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। श्रोडिंगर समीकरण एंड पाई बाय पाई स्क्वायर की मैथ, ये बीएससी हर यूनिवर्सिटी के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार यूनिवर्सिटीज में रिपीट हुआ है। देन फ्रेंड्स, हम इसको समझ लेते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में के बारे में जानने से पहले श्रोडिंगर के जहाँ इसमें इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मैंने सारा आपको पूरा क्लियर करवाया है। देन सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी छोटी छोटी चीज़ें समझना, इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी एंड कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो बोहर डी ब्रोगली ने अपने अपने टाइम पर इसकी थ्योरी को प्रस्तुत किया। जो सबसे पहले बोहर थे, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल जो था प्रस्तुत किया, लेकिन डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग को इसमें कुछ कमी, इसमें कुछ मिस्टेक्स उनको समझ में आई। इसके तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके मॉडल के ऊपर फिर बाद में अपना जो इन्होंने मिस्टेक्स निकाली थी, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को दिया। तो सबसे पहले हम बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है हम उसको जान लेते हैं। तो जो परमाणु होते हैं, बोहर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार बोहर जी ने बताया कि जो परमाणु होते हैं उसके सेंटर पॉइंट में, जो ये इसका सेंटर पॉइंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो आप ऑर्बिट देख रहे हो ना, ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड से आपको दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होते थे, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन डी ब्रोगली ने जब अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की तो इन्होंने कौन सी की थी, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक पार्टिकल के समान तो बिहेव करते हैं, इनमें एक पार्टिकल के समान तो बिहेव करने की क्षमता होती है, बट ये साथ में एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह बिहेव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करेगा, देन आप खुद ही समझ सकते हो कि इसकी कोई निश्चित, कोई करेक्ट पोजीशन नहीं हो सकती। हम इसकी करेक्ट पोजीशन के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो इस पर जो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना प्रिंसिपल प्रस्तुत किया, इन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता प्रिंसिपल कहते हैं। हाइजेनबर्ग ने बताया अगर बोहर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में उपस्थित हैं वो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो इसकी करेक्ट पोजीशन को बताना इम्पॉसिबल है। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताने के लिए जो श्रोडिंगर थे, उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। पहले के जो साइंटिस्ट थे वो समझते तो थे कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की भांति, एक तरंग की भांति बिहेव करता है, पर इसका कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं ला पाया था, मतलब इसका कोई समीकरण नहीं ला पाया था। तो श्रोडिंगर थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में अपना इक्वेशन दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पे बताया है, मैंने इसे इजी लैंग्वेज में लिखा है जिसे आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, देन हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इसके इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, जो मैंने बताया था वही सारा लिखना है। तो देखते हैं मैंने आपको क्या बताया था। डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर एटम का एक नया मॉडल सन 1920 के आसपास प्रस्तावित किया गया, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा में घूमता हुआ न मानकर किसी विशेष स्थान में पाए जाने की प्रायिकता, पॉसिबिलिटी पर बल दिया। मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते तो रहते हैं, पर किसी एक इसकी कोई करेक्ट पोजीशन के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। तो इस पर हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी प्रायिकता का परिकलन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता, पॉसिबिलिटी का परिकलन करने के लिए, उसकी जो प्रायिकता का परिकलन करने के लिए जो श्रोडिंगर थे, उन्होंने
इक्वेशन दिया उसको हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, वेव इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। तो ये इक्वेशन क्या है हम जान लेते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये एक्स बन रहा है फ्रेंड, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये एक्स बन रहा है। डेल एक्स स्क्वायर पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो सबका मतलब समझ लेते हैं हम यहाँ पे। एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये क्या है, निर्देशांक, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ओके, स्पेस कोऑर्डिनेट्स। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। साई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वेव बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन। तो इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं ना तरंग फलन की बात है, उसको साइज से डोनेट करते हैं। उसको डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन का बिहेव है उसको डोनेट करने के लिए हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो हम ये डेरिवेशन जान लेते हैं, इसके श्रोडिंगर तरंग समीकरण का डेरिवेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी को लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं पता होगा, गतिज ऊर्जा को, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ओके। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देन फ्रेंड्स तो हमारी जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम बी स्क्वायर, एंड ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसको बी से डोनेट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होती है को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा था ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 m इंटू mv² अपॉन m। अगर इस m से m को कट कर देंगे तो यही तो बचेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 mv² अपॉन m। तो 1/2 mv², ये mv² ये हो गया और ये 2m ये हो गया। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। देन फ्रेंड्स mb के मान को डी ब्रोगली इक्वेशन में mb का मान क्या होता है, mb इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो जो ये mb का मान है ये हमने डी ब्रोगली से लेके इसमें से प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होगा। भाई हमने यहाँ पे mb के स्थान पर, mb के प्लेस पर हमने इसको mb का मान जो है वो रिप्लेस कर दिया। देन 1/2 mv² h अपॉन लैम्डा अपॉन 2m। सॉरी गाइड से पूरा का होल स्क्वायर हो गया, ये h अपॉन लैम्डा का ही, क्योंकि ऊपर ही mv² का ही तो है, मैंने ये mv² का मान h अपॉन लैम्डा रखा है, तो h अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2m। देन 1/2 mv² h², ये लैम्डा का स्क्वायर नीचे आ गया, 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m। ये हमारे बन गए सिचुएशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। देन समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा एक कौन सा था, 1/2 mv² प्लस b। तो इसमें जो हमारा समीकरण 3 का मान निकला वो क्या निकला, h², इसमें mv² का 1/2 mv² का क्या निकला है, h² अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m। तो देन फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, e इज इक्वल टू h² अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस b। तो e माइनस v, इस b को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू h² अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। समीकरण नंबर 4 ये हमारा बन गया। देन लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा था, हमने इसको यहाँ पे ले आए। देन h², 2m, ये 2m बचा। देन e माइनस v को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। देन ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 बन गया। कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग की गति से घूमता है, इसके लिए x दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे केवल x के लिए देखना है, तीनों अच्छों के लिए तो यहाँ पे नहीं बताया, अभी x के लिए ही आपको बता रही हूँ। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x² प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 5 से लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 6 में रखने पर यहाँ पे हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी, ये मिली थी ना। तो साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x² प्लस 4 पाई स्क्वायर साई, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी 2m अपॉन h² e माइनस v। ये 2m हमने ऊपर ले लिया और h² को नीचे ले आए और e माइनस v इज इक्वल टू 0।
डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। 4 पाई स्क्वायर 2m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v, ये साई जो था हमने इसको यहाँ पे ले लिया। क्लियर हो रहा है ना आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका कंफ्यूजन सारा क्लियर कर दूंगी। इसके बाद ये जो साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 4 और 2 था, ये जो 4 और 2 था इसका मल्टीप्लाई हो गया। 4 2 जा 8 होता है, ये तो पता ही होगा। 4 2 का मल्टीप्लाई हो गया, देन 2 पाई 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर देन e माइनस पी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर बन गया 7। तो तीनों अच्छों के लिए x y और z के लिए तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। यही इसी को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ये डेरिवेशन सारा करना, देन तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, नेवर फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड नेवर मिस an update. Bye bye.